हेलो गाइस, तो मैं आ चुका हूँ आपके लिए प्लैटिनम का एक और कमाल का एपिसोड लेके। तो गाइस, अगर आप में से कोई हमारे चैनल को और भी सपोर्ट करना चाहता है तो वो हमारे चैनल की मेंबरशिप ले सकता है। लेकिन हाँ, तभी ही खरीदना अगर तुम्हारे पास पैसे हैं, नहीं तो पता चला कि मम्मी तुम्हारी चप्पल से धुलाई कर रही है मेंबरशिप खरीदने पे। तो और किसी बकवास के बिना करते हैं इस वाली वीडियो को स्टार्ट। This time you crossed the line. This time you crossed the line. एपिसोड की स्टार्टिंग में साकी अपनी फ्रेंड से कहती हैं कि मिराई और उसके बीच में कुछ भी नहीं है। तभी उसकी फ्रेंड कहती हैं, तो मिराई तुम्हारा हर जगह पीछा क्यों करता रहता है? और अभी भी वो साकी के पीछे ही खड़ा होता है। तभी साकी कहती हैं कि मुझे कुछ दूसरे लड़के परेशान कर रहे थे जो कि दूसरे स्कूल के थे और मिराई उन्हीं पर नजर रख रहा था, यानी तुम कह सकती हो कि वो मेरा बॉडीगार्ड है। फिर फ्रेंड कहती हैं कि मिराई को तुम्हें प्रोटेक्ट करने से क्या मिलता है? तभी साकी उसे कहती हैं, शायद मिराई मुझे प्रोटेक्ट करना चाहता है क्योंकि उसे खुशी मिलती है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि मुकाइडो रेवल से कहता है कि साकी ने खुदकुशी क्यों की थी। तभी रेवल उसे बताती हैं कि उसने उसे कभी भी उस बारे में कुछ कहा ही नहीं, लेकिन वो समंदर में खुदकुशी करने वाली थी जब वो रेवल से मिली। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कनाडे की तरफ, यानी मेट्रोपोलिमन की तरफ, जहाँ पर उसके सर पे बैंडेज होते हैं और सभी स्कूल के बच्चे उसे नोटिस कर रहे होते हैं। उन्हीं में से एक उसका फ्रेंड भी होता है जिसने टीवी पर मेट्रोपोलिमन की वो फाइट देखी थी जब उसके पीछे मुकाइडो ने गोलियां चलाई थी, और इससे उसका शक हो जाता है कि शायद यही मेट्रोपोलिमन है। और उसने ये रूमर्स भी सुने थे कि कनाडे की फैमिली के पास एक ऐसी फैक्ट्री है जहाँ पर ये बॉम्ब्स और बाकी आर्म्स मैन्युफैक्चर करते रहते हैं। कनाडे का फ्रेंड आगे सोचता है कि शायद उसने वो फ्लाइंग सूट और वो सभी बॉम्ब्स जो कि उसने ग्रैंड टावर में प्लांट किए थे, वो सभी उसने अपनी फैक्ट्री से लिए होंगे। इससे उसका शक और भी गहरा हो जाता है कि कनाडे ही मेट्रोपोलिमन है, और वो डिसाइड करता है कि वो ऐसे एक्ट करेगा जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। दूसरी तरफ सीन चेंज होता है और हम देखते हैं मुकाइडो को, जो कि मिराई से कह रहा होता है कि तुम मुझे मेट्रोपोलिमन के सभी फीचर्स बताओ ताकि मैं उसका फेस ड्रॉ कर पाऊँ। लेकिन मिराई उसे सभी फीचर्स नहीं बता पाता है, जिससे वो उसका फेस ड्रॉ नहीं कर पाते हैं। इसके बाद साकी मुकाइडो से कहती हैं कि आज के लिए इतना काफ़ी है, तुम कल आना। के बाद रात हो जाती है और मिराई सो रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर साकी आ जाती है और वो मिराई से कहती हैं कि मैं तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ, और हाँ, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। इसके बाद वो रेवल और नासी से कहती हैं कि तुम दोनों बाहर चले जाओ और हमें मॉर्निंग तक डिस्टर्ब मत करना। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि मुकाइडो अपने घर आ जाता है और वो अपनी बीवी से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए और अपने बच्चों के लिए एक बहुत ही बुरी फोर्स से लड़ रहा हूँ जो कि बहुत बुरी है। और ये सुनकर उसकी बीवी ये डिसाइड ही नहीं कर पाती हैं कि वो इस पर कैसे रिएक्ट कर पाए। मुकाइडो इसके बाद सोने के लिए चला जाता है। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है मिराई और साकी की तरफ, जहाँ पर साकी रो रही होती हैं और मिराई से कह रही होती हैं कि वो मरना चाहती हैं। साकी मिराई से कहती हैं कि मैं मरना चाहती हूँ और यही आखिरी चीज़ है जो कि मैं तुमसे कह सकती हूँ। इसके बाद वो बताती हैं कि मिराई की वजह से ही उसे लगा था कि उसने अपनी हैप्पीनेस ढूंढ ली है, लेकिन जब मिराई ने कहा कि वो सभी साथी हैं तो उसे लगा कि वो उन पर बोझ है जिसे मिराई हर वक्त प्रोटेक्ट करता रहता है। मिराई साकी से कहता है कि तुम्हारी सोच गलत है, क्योंकि गॉड कैंडिडेट्स को एक साथ मिलकर ही इस काम को निपटाना होगा। इसके बाद वो उस पल को याद करते हैं जब उन दोनों की फैमिलीज कैंपिंग कर रही थी और मिराई को उसी कैंपिंग के दौरान एक ऐसा पत्ता मिल गया था जिसके 4 हिस्से थे, और उसने जैसे ही अपने घर वालों को बताया तो उन्होंने बताया कि ये हैप्पीनेस को दर्शाता है। उसे सुनकर साकी भी वैसे ही पत्ते को ढूंढने लगती हैं ताकि वो भी अपनी हैप्पीनेस को ढूंढ पाए, लेकिन वो नहीं ढूंढ पाती हैं। और तभी उसके घर वाले उसे जाने के लिए कहते हैं, लेकिन मिराई उसे अपना वो पत्ता दे देता है और कहता है कि आज से हम फ्रेंड्स हैं और तुम ये मेरा पत्ता ले सकती हो। और उस पर एक येलो कलर की लेडी बग होती हैं, क्योंकि येलो कलर भी हैप्पीनेस को दर्शाता है। इसके बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों फ्रेंड्स रहेंगे हमेशा, और ये साकी कहती हैं। प्रेजेंट में साकी मिराई से कहती हैं कि मैंने तुमसे कहा था कि हम हमेशा ही फ्रेंड्स रहेंगे, लेकिन फ्रेंड्स तो छोड़ो, मैंने तुम्हें बुली किया बाकी बच्चों की तरह। और जहाँ पर हमें बताया जाता है कि जब सभी बच्चे मिराई को बुली कर रहे थे तभी साकी भी बुली उसे कर रही थी, वो भी मजबूरन।
प्रेजेंट में वो बताती हैं कि मैंने भी तुम्हें बुली किया था, जिसका पछतावा मुझे आज तक है। और जब हम मिडिल स्कूल से ग्रेजुएट हो रहे थे तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं तुमसे माफ़ी मांगूंगी और वो पता जिसके 4 हिस्से हैं वो भी तुम्हें वापस कर दूंगी। लेकिन जैसे ही वो उस बिल्डिंग के पास पहुंच जाती हैं वो देखती हैं कि मिराई खुदकुशी कर रहा होता है और ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती हैं और वो वहाँ से भागने लगती हैं। तभी वो एक समंदर में चली जाती हैं अपने आप को मिटाने के लिए और वहीं पर वो रेवल से मिलती हैं। और जब उसे पता चलता है कि मिराई जिंदा है तो वो सबसे ज़्यादा खुश होती हैं। इसके बाद सभी चीज़ें बदल जाती हैं और अब उसे ये सभी और भी अजीब लगने लगता है और इसीलिए वो मिराई से कहती हैं कि वो उसे अपने वाइट एरो या फिर रेड एरो से शूट करे और उसे मार डाले। इसके बाद मिराई उसे बालकनी में ले आता है। ये देखकर नासे और रेवल भी सोचने लगती हैं कि आखिर ये दोनों कहाँ जा रहे हैं। मिराई इसके बाद खुले आसमान में बहुत ऊंचाई पर जाता है और वहाँ से वो साकी को एक हाथ से पकड़ लेता है और उसे लटकने के लिए छोड़ देता है। ये देखकर रेवल उसकी तरफ बढ़ती है लेकिन साकी उसे रोक देती हैं। इसके बाद मिराई साकी का हाथ छोड़ देता है और साकी गिरने लगती हैं, लेकिन तभी साकी अपने दूसरे हाथ से मिराई का हाथ पकड़ लेती हैं और वो उसे कहती हैं कि मैं झूठ बोल रही थी, मैं मरना नहीं चाहती हूँ, मैं मुकाइडो और तुम्हारे साथ आने वाली प्रॉब्लम्स का सामना करना चाहती हूँ। इसके बाद मिराई उसे एक बिल्डिंग पर ले आता है जहाँ पर वो उससे माफ़ी मांगती हैं और कहती हैं क्या तुम मुझसे अपने साथ रहने दोगे, जिस पर मिराई भी एग्री कर लेता है और कहता है तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद उन दोनों में सब कुछ ठीक हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि मुकाइडो उनके यहाँ आ जाता है और वो मेट्रोपोलिमन के फीचर्स बताता है, जैसे कि वो 175 सेंटीमीटर्स लंबा है और वो हैंडसम है। और मेट्रोपोलिमन के मास्क की मदद से उसने ये पता लगा लिया है कि उसका ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव है, लेकिन पुलिस के पास उसके रिगार्डिंग कोई भी डीएनए रिपोर्ट नहीं है। इसके बाद साकी कहती हैं कि हमें सारे हॉस्पिटल्स को चेक करना चाहिए, हो सकता है कि उसने किसी हॉस्पिटल में अपना इलाज कर लिया होगा। वो मिराई से भी कहती हैं कि तुमने जितना भी चेहरा मेट्रोपोलिमन का देखा था तुम उसे ड्रॉ करने की कोशिश करो और हमें यह भी इन्वेस्टिगेट करना होगा कि पिछले 2 दिनों में किसी सर्जन की मौत हुई है या फिर नहीं। आगे वो ये भी कहती हैं कि अगर इन्वेस्टिगेशन में उसे अपने रेड एरो का यूज़ करना होगा तो वो ज़रूर करेगी। इसके बाद वो बताती हैं कि ये जगह काफ़ी छोटी है और इसीलिए मैंने दूसरी जगह ढूंढ ली है जहाँ पर हम तीनों मिलकर आगे का काम करेंगे। और इसके बाद मिकाडो उन सभी को कॉस्ट्यूम्स के बारे में बता रहा होता है, जिस पर साकी कहती हैं कि मेरे कॉस्ट्यूम का कलर मैं चाहती हूँ येलो, क्योंकि येलो हैप्पीनेस को दर्शाता है। इसके बाद साकी बैरेट से कहती हैं कि क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे मुझे विंग्स मिल सकते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं मेट्रोपोलिमन को, जो कि उसी फुटेज की तरफ देख रहा होता है जब वो मिकाइडो और मिराई से लड़ा था। वो मिकाइडो को देखकर कहता है कि इसने कभी भी रेड एरो का इस्तेमाल किया ही नहीं और ना ही वाइट एरो का, जिससे उसे शक होता है कि शायद मिराई के पास ही स्पेशल रैंक की एंजल हैं और शायद उसने इसे गुमराह किया है। और इसके बाद उसकी एंजल माजे उसे कहती हैं कि आखिर उसे अब क्या करना चाहिए, जिस पर वो जवाब देता है कि वो इन रेड एरोज का इस्तेमाल करेगा सच्चाई को पता लगाने के लिए। दूसरी तरफ बैरेट साकी से बताती हैं कि अगर तुम्हें विंग्स चाहिए तो तुम्हें वो दूसरे गॉड कैंडिडेट से ही मिलेंगे। पहला तरीका तो ये है कि तुम किसी को मार दो, या फिर दूसरा तरीका ये है अगर कोई गॉड कैंडिडेट मर रहा हो तो तुम उसे अपने रेड एरो से शूट कर सकती हो तो भी तुम्हें विंग्स मिल जाएगी। या फिर तीसरा तरीका ये है अगर पहले ही किसी गॉड कैंडिडेट के पास एक से ज़्यादा विंग्स और एरोज हैं तो वो भी तुम्हें दे सकता है। और चौथा, अगर किसी गॉड कैंडिडेट की नेचुरल डेथ होती है तो उसके भी विंग्स और एरोज तुम्हें मिल सकते हैं, लेकिन तुम वहाँ पर प्रेजेंट होनी चाहिए। जिस पर मिकाइडो कहता है साकी को थोड़ा वेट करना होगा मेरे मरने तक, फिर उसे विंग्स मिल जाएंगी। जिस पर साकी कहती हैं कि मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, मैं मिकाइडो और मिराई के साथ मिलकर मेट्रोपोलिमन को रोकूंगी और तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे विंग्स और एरोज मुझे खुश नहीं कर पाएंगे। इसके बाद ये सुनकर रेवल कहता है मेरे पास एक आसान तरीका है, अगर मैं फर्स्ट रैंक एंजल बन जाऊं तो साकी के पास ऑटोमेटिकली ही विंग्स और एरोज आ जाएंगे। और इसके बाद वो बैरेट से कहता है कि आखिर मैं कैसे फर्स्ट रैंक की एंजल बन सकती हूँ। बैरेट उसे बताती हैं कि कोई भी रूल्स या फिर रेगुलेशंस नहीं हैं प्रमोट होने के लिए, सिर्फ वो एंजल जो कि एक्सेप्शनल होगी, यानी उनमें कुछ अलग क्वालिटी होनी चाहिए दूसरे एंजल से, वही प्रमोट हो सकती हैं। जिस पर रेवल जवाब देती हैं अगर मैंने तुमसे भी ज़्यादा नॉलेज एक्वायर कर ली तो क्या मैं स्पेशल रैंक की एंजल बन सकती हूँ। इस पर बैरेट जवाब देती हैं शायद, लेकिन इसके चांसेस कम हैं। मैं 100% तो श्योर नहीं हूँ, लेकिन काम हो सकता है। अगर तुम मुझसे ज़्यादा
नॉलेज गेन कर लोगी तो शायद तुम फर्स्ट रैंक की एंजल बन सकती हो, जिस पर एवल बहुत खुश होती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है मिकाडो की तरफ, जहाँ पर वो अपनी फैमिली के साथ होता है। तभी उसकी बेटी कहती है कि मैं अभी शादी के लिए बहुत छोटी हूँ, और ये सुनकर मिकाडो उसे कहता है तुम क्या कह रही हो। काडो की बेटी मिकाडो से कहती है कि मैंने आपके रूम में एक वेडिंग ड्रेस देखी थी। इसके बाद मिकाडो अपनी बेटी को गले लगाता है। मिकाडो इसके बाद उस कमरे में आ जाता है जहाँ पर उसने वो ड्रेस रखी होती है, और वो वहाँ पर रोने लगता है क्योंकि उसे पता नहीं है कि वो कब मरेगा और क्या वो कभी अपने बेटी की शादी होते हुए देखेगा भी। तो यहाँ पर यह एपिसोड होता है गाइस एंड। आई होप कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा।